देखो, मैंने परसों, कल की बात है, यही वीडियो मैंने देखी थी और ये आज के हिसाब से 5 दिन पहले अपलोड हुई है। मतलब आज तारीख है 25 मई 2026, मंडे सोमवार, और ये 20 तारीख को अपलोड हुई होगी। और जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में बता रखा है कि मैं बहुत दिनों से ही कह रहा था कि मैं इम्परफेक्शन को चुनूँगा, बिकॉज मेरी लाइफ है। मैं कोई एक फकिंग वर्ल्ड में नहीं हूँ कि मैं अपने करियर को चुनूँगा एज ए पार्ट। ठीक है, एज ए टाइम मैंने हर एक चीज़ में, मैंने पहले भी बताई थी कि हम 3 सिमुलेशन होती है। एक सिमुलेशन तो मैं खुद हूँ, एक सिमुलेशन में क्या बोलते हैं मेरा नेचर है, और तीसरा सिमुलेशन होता है यूनिवर्स। ठीक है, तीनों सिमुलेशन कैसे, मतलब कि मैं कुछ भी हरकतें कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बात, मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफली मैं कोई, मेरी कॉन्शियसनेस जो है मेरी ह्यूमन नहीं है, रियलिटी में बताऊँ। बिकॉज मैं जो भी हरकतें करता हूँ वो करता हूँ तो मैं 3 जगह से ज्ञान प्राप्त करता हूँ। सामान्य मानव ज्ञान सिर्फ 2 ही जगह से प्राप्त करेगा मेजरली। एक तो क्या बोलते हैं होगा कि खुद से प्राप्त कर लेगा, ये होगा ज़्यादा ज़्यादा क्या बोलते हैं नेचर से प्राप्त कर लेगा। नेचर से भी मतलब कि वो सोसाइटी से प्राप्त करेगा। पर मैं जब ज्ञान प्राप्त करता हूँ तो मैं 3 जगह से ज्ञान प्राप्त करता हूँ, मतलब मेरे को अपने आप भी ज्ञान आता है। और ये नॉलेज अपने आप आती कैसे है, तो फर्स्ट ऑफली मैं बता दूँ, खुद में एक सिमुलेशन हो, एक सिमुलेशन दूसरी सिमुलेशन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट रहती है, बिकॉज लॉजिक सब जगह सेम चलता है। आप अपने नेचर को देखो, कुछ प्रक्रिया वो सेम चलता रहेगा। नेचर इम्परफेक्ट है। पहली बात तो मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरे माइंड में डायलेमा था या मेरी सोच ऐसी थी कि हमारी बॉडी परफेक्ट है। ये मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, मेरा खुद का फॉल्ट था। मैं सोचता था, क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं सोचता था कि हर चीज़ इतनी परफेक्ट है कि हम लिविंग बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। फिर मैं थोड़ा ह्यूमन ब्रीफ ऑफ जो वो भी थी, तो उसका भी थोड़ा मैंने पढ़ा था। तो मेरे को लगा कि हर चीज़ जो है, हम ह्यूमन जो है परफेक्ट है तभी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं परफेक्ट से थोड़ा नफरत करता था, बिकॉज मैं परफेक्ट खुद नहीं था। ठीक है ना, मैं खुद अपने आप को नेचर का एक कलंक मानता था, जो कि यूँ कहता था कि देखो, दुनिया काम करती है, दुनिया वर्क करती है। ठीक है, मैं एक शाकाहारी हूँ पहली बात तो। और जिस देश में मैं पनता हूँ वहाँ इतनी गर्मी हो रही है, इतनी कंडीशन हो रही है कि मेरी बात तो सही है कि हमेशा कि क्या बोलते हैं कि एक समय के बाद आप क्या बोलते हैं हैबिचुअल हो जाओगे, आपकी बॉडी को वो हो जाएगा। बट जो पीरियड बीतता है ना, तुरंत चेंज इसके लिए होता है, उस पीढ़ी के लिए सबसे ज़्यादा वो हो जाता है खतरनाक। जैसे मेरे जैसे की पीढ़ी के लिए, हम जैसी पीढ़ियों के चक्कर में क्या है कि ना तो हमारे पास इतना स्वास्थ्य है। क्यों स्वास्थ्य नहीं है? इतना हाई टेम्परेचर, इतना वो चीज़ होने के बाद क्या होगा, हमारे अंदर डेफिशिएंसी अत्यधिक दिखेगी, क्योंकि हम एकदम में उसको हैबिचुअल नहीं कर सकते। हैबिचुअलिटी में टाइम लगता है समय के साथ। अब यहीं इधर मैंने एक वीडियो में पूरा सीखा, जो कल सीखी थी, और ये भी 5 दिन पहले इन्होंने भेजी है। रीडर बुक्स क्लब, नेचर इज़ मिरर ऑफ लाइफ, या क्या बोलते हैं, नेचर इज़ द मिरर ऑफ लाइफ, या ब्यूटी इन इम्परफेक्शन ऑफ नेचर। ठीक है ना, तो ये इनकी वीडियो थी। तो इनकी वीडियो मैंने ऐसी मुझे आ गई 5 दिन पहले, पर मैं उसकी बात बहुत पहले से करता हूँ। मेरे सिद्धांत हमेशा से वर्क करते हैं, तो ऑब्जर्व ऑब्वियसली सी बात है कि मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ। नेचर में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। पेड़ सीधा नहीं है, टेढ़ा है। नाड़ी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बहती है अपन। और यही चीज़ मैं सोचता था कि नाड़ी वगैरह जो होती है हमारी स्ट्रेट होती है बिल्कुल, बट रियलिटी में रास्ता खुद बनाती है। कई बार हमें थोड़ा आगे महसूस होता है, कई बार हमें पीछे महसूस होता है। ठीक है, कई बार उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, कई बार वो अपने अकॉर्डिंग चल रही होती है। सीजन एक जैसे नहीं रहते, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। समुद्र की लहरें कभी ऊपर होती हैं, कभी नीचे होती है। नदी भी अपना रास्ता खुद बना रही है, अपने अकॉर्डिंग जैसे बहाव होगा उसके अकॉर्डिंग रास्ता बनता जाता है। फिर भी यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एवरी टाइम सर्कमस्टेंस में अपने आप को चेंज कर लेता हूँ। कोई व्यक्ति अगर मुझे डिसाइड कर रहा है कि मैं गरीब बनूंगा, मैं क्या बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मान लिया आपकी बात, एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, आप ह्यूमन हो, आप अज्ञान हो, ठीक है, आपकी बात मान ली हमने। बट अगले टाइम अगर मुझको खुद को एहसास होगा कि मैं गलतियाँ दोहरा रहा हूँ, तो या मैं गलतियाँ नहीं दोहराऊँगा। मैं एक बार कोई गलती दोहरा रहा हूँ, 2 बार कोई गलती दोहरा रहा हूँ, 3 बार कोई गलती दोहरा रहा हूँ, 10 बार कोई गलती दोहरा रहा हूँ, सामने वाला या मैं भी खुद क्यों ना हूँ, मैं उसको कह दूँगा तू कभी किसी काम का नहीं है। ठीक है, वहीं आपकी लिमिटेशन सेट हो जाती है, क्योंकि मैंने सामने वाले को कह दिया, और ये जब रियलाइज़ करा दिया कि देखो तुम किसी काम के नहीं हो, तुम एक ही गलती को 10 बार दोहरा रहे हो, और एक बार मुझे रियलाइज़ हो गया तो फिर मैं उस गलती को नहीं दोहराऊँगा। मुझे रियलाइज़ ही तो कराना है। कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी क्यों ना हो, मेरा मानना ये है, यदि मैं ही इस धरती पर आया हूँ तो मेरा मेजरली ये मानना है कि नेचर मुझे सिखा क्यों रही है।
नेचर मुझे ये दिखा रही है कि देखो, जब तुम खलनायक बनते हो, तुम यूँ कहते हो कि संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष में कुछ नहीं होता, या जब तुम कहते हो कि कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, हैबिचुअलिटी हो जाती है, कभी तुम खुद तो देखो कि तुम इतने निडर हो, इतना वो हो। कभी हमने वो वाली फिल्म तो देखी है, हमने वो वाली शॉर्ट्स तो देखी है कि एक रिच पर्सन जो होता है वो निडर होता है, कॉन्फिडेंटली होता है, तो क्या बोलते हैं वो, अगर गरीब भी होता है तो अमीर बन जाता है दोबारा। ठीक है, बात ठीक है, पर जो गरीब है वो क्यों नहीं अमीर बन पा रहा? क्या तुम उसको अमीर बना सकते हो? यहाँ फुल स्टॉप्स आ जाती है, यहाँ पैराडॉक्सिस आ जाती है, मायाएँ आ जाती हैं, बट हाँ बना सकते हो। मान लो मेरे कैटेगराइज ये है, मेरी कैरेक्टर ये है, मेरे जीन ये है कि मैं कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं बोल सकता, मैं डरता हूँ अमीर बनने से, अमीर सोचने से। बट मेरा एक दोस्त बना, मेरा एक मित्र बना, जो कि मित्र हमेशा कैसे बनते हैं? मित्र वो रिश्ता नहीं कहलाता, मित्र तो दिल से कहलाता है। और मेरा एक मित्र बना जो कि कॉन्फिडेंट था, उसकी संगति में रहकर मैंने उसको देखा, मैंने देखा यार ये निडर है, ये कितना कॉन्फिडेंट है, और उसको देखकर उसकी हैबिचुअलिटी मैंने खुद में अपना ली। हाँ, तो मैं बदल सकता हूँ। मुझे कोई स्टूडेंट से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे कोई स्टूडेंट से कोई इतना वो नहीं है कि मैं उस पर कोई थोप नहीं रहा। मैं किसी स्टूडेंट को या किसी अपनी क्रिएशन को यूँ नहीं कह रहा कि भाई तुम संघर्ष कर कर ही कामयाब बनो, बट मैं यूँ कहना चाहता हूँ, जब मैं तुम्हारे सामने संघर्ष करके दिखा रहा हूँ तब तुम मुझसे इंस्पायर क्यों नहीं होते? जब तुम मुझे मित्र क्यों नहीं मानते? यदि तुम मुझे मित्र नहीं मानोगे तो फिर मैं कैसे काम करूँगा? मैं तुम्हें क्या ही सिखाने आ रहा हूँ फिर? क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैं तुम्हें कुछ करके दिखा रहा हूँ और तुम्हें दिखा रहा हूँ कि देखो भाई मैं तो इतना ट्रेट हूँ, तो तुम अपनी ट्रेट क्यों नहीं चेंज कर रहे? ये स्टूडेंट के अंदर की कैपेबिलिटी होती है। मेजरली मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं एक फ़िलोसोफर हूँ, पहली बात तो मैं ऐसी फ़िलोसफी लिखता रहता हूँ। फ़िलोसफी में मैं दो पहलुओं को बहुत महत्व देता हूँ। एक कि मैं अपने आप को एज अ पर्सपेक्टिव फील्डिंग से बाहर रखता हूँ, मतलब जो भी कल्पना या इमेजिनेशन बताता हूँ, या जो भी मैं चीज़ बताता हूँ, या जो भी मैं क्या बोलते हैं ग्रंथ बताता हूँ, तो ये ग्रंथ ही कहलाते हैं। फ़िलोसफी आपको कुछ नहीं कहलाता, ग्रंथ ही कहलाती है, विचार ही कहलाते हैं। ठीक है, तो जो भी मैं विचार बताता हूँ आपको, तो उसमें पहली बात तो मैं अपने आप को विचार से थोड़ा परे रखता हूँ, ऑब्जर्वर रखता हूँ, एक अपर पोस्ट रखता हूँ। ठीक है, सेकंड चीज़, जब मैं ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ तो फिर मैं अपने आप को ही विक्टिम बना लेता हूँ, मतलब कि मेरे संग क्या बीत रही है और सामने वाले पे क्या प्रभावित हो रहा है। तो एक जगह तो मैं इन्फ्लुएंस में हूँ, एक जगह मैं विदाउट इन्फ्लुएंस हूँ, मतलब ऑब्जर्वर हूँ। ठीक है, दो चीज़ों में मैं रखता हूँ, एक जगह एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एक जगह विदाउट एग्जीक्यूटर हूँ। तो ये मेरी फ़िलोसफी है। फ़िलोसफी मतलब चिंतन, कि मैं खुद एक लिविंग बीइंग हूँ, खुद एक सिमुलेशन हूँ। सारी चीज़ें मेरा एक गेम ही है जो मैं प्ले करता रहता हूँ। और अभी इस वीडियो में सोचना, मैं इसी वीडियो से पूरा ब्रह्मांड बताऊँगा अभी, अपने लाइफ का पूरा सर्कमस्टेंस, क्योंकि ये वीडियो मुझे एज अ गिफ्ट मिली है। जिस भी व्यक्ति ने भेजी है कोई दिक्कत नहीं, मैं इनका चैनल ही पहली बार देख रहा हूँ, बट फिर भी इसमें इन्होंने एक बुक से पढ़ के सारी चीज़ें बताई है। और ऑब्वियसली सी बात है, मैं बुकें नहीं पढ़ता, इसलिए मैं अनजान हूँ, बट मैं खुद से क्रिएट कर देता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ यार ये मेरी चीज़ है, और बाद में मुझे पता चलता है राइटर्स किताब में लिख के जा चुके, ऑब्जर्व करके जा चुके, और फिर मैं कहता हूँ मेरी चीज़ चुरा ली। बट रियलिटी में कहता है अगर यही चीज़ मैं जान लेता तो मैं कभी खुद की चीज़ें क्रिएट ही नहीं करता। या सब कुछ इतना खूबसूरत क्यों लगता है, इतना पीसफुल क्यों लगता है? सब कुछ नेचर का सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है हमें। आप अब इससे मुझे एक चीज़ और पता चली, देखो मैं बार बार वीडियो रोक रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहा, क्योंकि पूरा आप इसको सर्च करके भी देख सकते हो। ऑब्वियसली सी बात, देखो मेरी आदत ऐसी है हमेशा से, जैसे नेचर ऑलवेज कहता रहता है, नेचर समय जैसा होता है ना, समय काल जैसे बताता रहता है, तो वो बता किसी को नहीं रहा होता, वो खुद को ही बता रहा होता है। ऐसे ही मैं भी जब ये कहता हूँ कि आप इसे देख सकते हो, तो मैं किसी और को नहीं बता रहा, बट मेरी आदत ऐसी बन चुकी है, हैबिट्स ऐसी बन चुकी है कि जब भी मैं किसी को बताता हूँ तो कहने को तो मैं अपने आप को बता रहा हूँ, मिरर रिफ्लेक्टिंग ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मिरर रिफ्लेक्टिंग करता हूँ क्योंकि मेरी आदत है। मैं अपने आप को इस तरीके से बताता हूँ जैसे मैं एक सेकंड पर्सन हूँ, ठीक है, बट सामने वाला देख कर यूँ समझ लेगा कि ये मैं कंटेंट बना रहा हूँ, बट रियलिटी में कंटेंट है ही नहीं। ऑब्वियसली सी बात है, मैं शुरुआत से अपनी थ्योरम्स थोड़ा मोटा, देखो मेरी आदत क्या है कि मैं अपना आइडियाज़ कभी भी स्टोर नहीं रख पाता, क्योंकि मैं अपनी आइडियाज़ क्यों नहीं स्टोर रख पाता, एक समय में आके मैं स्टोर रखने लग गया, तो पता है मुझे क्या होता है, मैं
वो व्यक्ति हूँ जो ऑलवेज ये थिंक करता है कि कब मुझे यहाँ से निकलना है, दुनिया से भी, वर्ल्ड से भी, ज़िंदगी से भी। तो मैं कभी भी मैं ये मोड अपना जो है ना चेंज कर लेता हूँ। और यही डर के कारण कि मैं जो अपनी एक्सप्रेशन बातें हैं, जो ये यूनिवर्स ने मुझे बोलने का ताकत दी है, ये जो मुझे भोजन दिया है, क्या मैं इसका कर चुका सकता हूँ कभी ना कभी प्रेजेंट पे। अगर मैं प्रेजेंट में ये चीज़ें नहीं रिकॉर्ड करूँगा तो ये यूनिवर्स में कभी दोहराएगी ही नहीं, और ये दोहराएगी नहीं तो मतलब कि मैं आया था, मैं कुछ देकर ही नहीं गया प्रकृति को, तो ये तो लालचन है। आप पहाड़ों में जाते हो, पहाड़ों में जाना सबको पसंद है। कोई पहाड़ ऐसे होता है, कोई पहाड़ ऐसे होता है। मुझे पहाड़ों में जाना पसंद नहीं है, ऑब्वियसली सी बात। क्यों नहीं पसंद है? जहाँ सारी दुनिया जाना पसंद करती है, मैं वहाँ पर यूँ चिंतन करता हूँ कि अपनी जगह को भी तो बेहतर बनाया जा सकता है। एक और चीज़, पहले मेरी मानसिकता भी ये थी कि भारत छोड़ के विदेशों में जाओ, पर यही तो गलत कारण बन गया। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद मुझे ये बात पता चली कि हमारी गलती सबसे बड़ी क्या थी, कि जब भी हमें अपने धर्म में कुछ गलती दिखती थी तो हम धर्म बदलता करते थे। जब भी हमें कुछ अपने धर्म में गलती दिखती थी और हम धर्म बदलता करते थे, जिसके कारण ही तो अलग अलग धर्म बने। बताओ ऐसा कौन सा देश हो, ऐसा सबसे बढ़िया देश वो है जिसमें एक ही धर्म हो, एक ही धर्म, वहाँ कोई भेदभाव ही नहीं होगा। बिकॉज जहाँ आपको अपने धर्म में कमियाँ दिखेगी आप धर्म को सुधारोगे, पर अधिकांश व्यक्ति धर्म ही परिवर्तन कर लेते हैं, वो नया धर्म बना लेते हैं। जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि देखो, नहीं, कुछ जनों ने कहा था कि देखो हम अपने धर्म को सुधारक बनाएंगे, मतलब जो चीज़ें वेस्टर्न कल्चर में आई है, जैसे कि सती प्रथा, ये सारी चीज़ें उनको हम सुधारेंगे, और कुछ चीज़ें जो गलत है, मतलब जो अच्छी है पहले की, हम अपने प्राचीन काल को उनको हम अपने एक्सेप्ट करेंगे, और हम अपना धर्म परिवर्तित नहीं करेंगे बल्कि धर्म को सुधारेंगे, बेटर बनाएंगे। और यही सबसे बड़ा चिंतन है। पर अम्बेडकर की और नयाकर की क्या सोच की थी, कि ऐसी कुछ नाम था उनका, ठीक है ना, उनकी क्या सोच थी कि नहीं, ये भेदभाव तब भी आएगा, बेहतर ये है जब तक हम हिंदू धर्म से परिवर्तित होंगे। आप वही तो काम कर रहे हो, उसी लूप में तो फंस रहे हो कि अधिकांश अलग अलग धर्म बन जाएंगे, और अलग अलग धर्म के बाद आप एक अपर कास्ट के बन जाओगे और एक लोअर कास्ट वाले के संग हननता करोगे। अगर आप सुधारक ही हो, आप मानता हो कि आपके संग भी था, आपके संग हिंदू धर्म में बहुत गैर ब्राह्मण का वो होगा तब, बट यदि अगर आप ये समझ जाओ कि हम हर किसी चीज़ में कमी है, कमी तो हर किसी चीज़ में, अगर हम उन चीज़ों को सुधार ले तो वो परफेक्ट बन जाएगी, ना कि किसी और चीज़ को हम परफेक्ट को पकड़े, ना कि हम किसी और चीज़ को क्रिएट करें। जब पहली चीज़ निकली ही नहीं है, सुधार हुई नहीं है, तो नई चीज़ को कैसे कर लोगे? पहले एक चीज़ को मेंटेन नहीं करोगे, बैलेंस नहीं करोगे, और नई चीज़ क्रिएट करने लगे तो ये तो अनबैलेंसिंग पॉइंट्स हो जाएगी। तो हमें सुधारक बनना है, ना कि चीज़ों को बिगाड़ना है। एक चीज़ और, कल मैंने जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा तो वहाँ मुझे समझ में आया कि जो अंग्रेज़ थे वो कुछ चीज़ें बढ़िया करके देते, बट मैंने जब एक वीडियो शॉर्ट देखी तो उसमें मैंने एक और चीज़ जानी, मैंने जाना कि अंग्रेज़ ये सब चीज़ें करके गए, बट एक चीज़ बताओ, अंग्रेज़ों का मिरर रिफ्लेक्टिंग, जो चीज़ वो जानते थे, जो चीज़ वो विश्वास करते थे, जैसे भारत को कहते थे अंधविश्वासों की नगरी है, ये मैजिकल नगरी है, बिकॉज यहाँ टोट के चलते हैं। एक चीज़ बताओ, सबसे ज़्यादा भरोसा कौन करते थे इन चीज़ों में? अंग्रेजी करते थे। वो विचिस कहते थे, ये सारी चीज़ें कहते थे, विचिस को जलाते थे, चुड़ैलों को जलाते थे, ये सारी चीज़ें। पहले उन्होंने कितनी तो हत्याएं करी है धर्म के रूप में, जैसा वो देखना चाहते थे भारत वैसे ही दिखा। अब भारत में देखो कमियाँ हर जगह है। भारत में इसलिए सबसे गंदी जगह कहता हूँ क्योंकि भारत में सप्तऋषि और ये सारे पनपते इसलिए है क्योंकि अधिकांश व्यक्ति मूर्ख होते हैं, और उन मूर्खों की अज्ञानता के कारण यहाँ पे गंदगी पनपती है। फिर उस गंदगी को साफ करने के लिए कोई ना कोई महादेव यहाँ पे पनपता है, हकीकत है। समय समय पे देखो, कार्ल मार्क्स का ही देख लो, वो कहाँ पनपा? लेबर के बीच में झुग्गी झोपड़ी में पनपा। कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर, तो फिलोसोफी तभी आएगी आपको जब प्रकृति ने आपका लिख रखा होगा कर्म। गांधी जी खुद एक फिलोसोफर थे, और देख लो ना, जैसे जैसे अंग्रेज पहली बार जब भारत आए थे, उनका जन्म भी पहले, जैसे भगवान तो खेल रचा रहा हो। हाँ, ये सारी चीज़ें। तो फिलोसोफर एक सबसे बड़ी उत्तम वो है क्योंकि वो विचार है, वो इंटेलिजेंस का वो रूप है जो ये कहता है कि आई विल चेंज एवरी टाइम एवरी सर्कमस्टेंस। और फिलोसफी
हो गई, आपकी हीलिंग हो गई, आपकी टिंकरिंग हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, ये सारी चीज़ें इम्परफेक्ट है, ये कोई परफेक्ट नहीं है, बट इनके द्वारा सुधार हो के एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से मिलकर चालाकी द्वारा परफेक्ट बना है। और परफेक्ट ऐसी है, नेचर अकेली कभी भी परफेक्ट नहीं है, बिकॉज नेचर इज़ इम्परफेक्ट, या बिकॉज वो जिंदा लाइफ है, बट साथ में मिलकर एक नेचर तत्वों के संग मिलकर ऐसी दुनिया बनाती है जो चलती है, जो ऑपरेट होती है। एक मानव दूसरे मानव के संग चीज़ों को ऑपरेट करता है, एक कंपनी बनाती है, और कंपनी का कोई जीवित ढांचा तो है नहीं, कंपनी के अंदर बस जीवित कौन है? इंसान है। एक विवाह, एक घर, सब इन दो मियाँ बीवी के चक्कर में चलता है। मियाँ बीवी जिंदा है पर घर जिंदा नहीं है, पर घर जिंदा बन जाता है। घर परफेक्ट है बिकॉज दो इम्परफेक्ट चीज़ आपस में परफेक्ट हो रही है। होता है, कोई ऐसे होता है, फिर भी हमें खूबसूरत क्यों लगता है? पता है क्यों? नेचर का हिस्सा है, क्योंकि नेचर रियल है, ऑथेंटिक है, फोर्स नहीं है। वाबी साबी के अकॉर्डिंग अब देखो यही चीज़ कि मैं अपने आप को सोच रहा कि मैं यार एक छलावा हूँ, एक कठपुतली हूँ, और मैं क्या बोलते हैं खुद एक रियल एग्जिस्ट बीइंग नहीं हूँ, मैं भी इन सब की तरह मानव ही हूँ, और कभी ना कभी मुझे जाना ही है। मैं अपनी नेचर से ये पूछ रहा कि हे मेरी माँ, मुझे ये बता, कृपा बस इतना बता, तू मुझे सिखा रही है, 100 साल बाद मुझे तब भी बीतना है, तेरे सिखाने का फ़ायदा क्या होगा? अकॉर्डिंग ऑब्जर्व नेचर एंड यू विल अंडरस्टैंड लाइफ। क्या? ऑब्जर्व नेचर एंड यू विल अंडरस्टैंड लाइफ। जब आप नेचर को डीपली देखते हो तो आपको 3 पावरफुल लेसन्स मिलते हैं। 3 पावरफुल लेसन्स। पहला लेसन क्या है इसमें? सबसे पहला लेसन है ग्रोथ टेक्स टाइम। एक सीड को पेड़ बनने में टाइम लगता है, वो रश नहीं करता, वो कंपेयर नहीं। मैंने समय की महत्व भी तो जानी, समय होने पर मैंने धीरे धीरे क्या जाना, समय का महत्व। मैंने कहा कुछ नहीं होता लाइफ में, रसिंग वसिंग का कुछ, ये सब कुछ अंधविश्वास है, सब आपका बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने अपने भाई को नेगोशिएट कर दिया, वो कह रहा मुझे बिजनेसमैन बनना है। मैंने कहा बिजनेसमैन क्यों बनना है? कह रहा मुझे बिजनेसमैन बनना है। मैंने कहा नेगोशिएशन, वो एम्प्लॉय और बिजनेसमैन में फ़र्क बताओ। आखिर में जाके मैंने उसे वो कर दिया, फेवरेबल बना दिया कि तुझे एम्प्लॉय ही बनना है, बिकॉज उसकी ट्रेड ही थी, उसे ग्रोथ चाहिए, संतुष्ट है वो व्यक्ति, वो है सक्सेसफुल लाइफ चाहता है। मैंने कहा तू एम्प्लॉय है ना, क्यों ठुकरा ना? ये दुनिया आपको चूतिया इसलिए बनाती है क्योंकि इन्हें ब्रोकरिंग खानी है, इन्हें दलाली खानी है दल्लों को, इसलिए ये चूतिया बनाती है आपको। ये समाज के वो पहलू है, वो गंदगी है जिनके लिए हम जैसे देव पनपते हैं, क्योंकि ये वाकई गंदगी है। जो व्यक्ति, जो मानव दूसरे मानव का हिंसा करता है, वे वास्तविक रूप में गंदगी है। नहीं करता, वो बस अपने प्रोसेस को फॉलो करता है। और हम क्या करते हैं? एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखें, आपका निर्भर ये नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो, बल्कि आप क्या कर रहे हो ये महत्व रखता है। जैसे मैंने पहले कही थी, हर व्यक्ति यूँ सोचता है कि मैं किसी को छल कर लूँगा, मैं अब एक जगह धर्मपान कर लूँगा, ये कोई महत्व नहीं देता। हर कोई व्यक्ति यूँ सोचता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर वे की तरफ रहूँगा। मान लो पहले तो मैं अच्छा यूँ सोच रहा कि मैं धर्म की साइड हूँ, अब मैं उसी पल्ले में झड़ गया तो वहाँ मेरा जो दूसरा पक्ष होगा वो मुझे अधर्मी बना देगा। मतलब कुछ समझो। ध्रुव राठी की एक वीडियो थी, शॉर्ट थी, उस शॉर्ट में वो क्या कह रहे, ये वीडियो देखो, मोदी के लोगों ने इस वीडियो को डिलीट करा दिया, ठीक है जी, तो उसमें मोदी का मजाक उड़ाया जा रहा, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में कमेंट में ही लिखा, मैंने ये कहा कि सर जी एक चीज़ बताओ, मानता हूँ कि आप मोदी जो है, बीजेपी जो है, वो गंद काम करती है, वो गंदी पार्टी है, ठीक है, धार्मिक एक ही धर्म की तरफ पक्ष होने वाली है। मैंने बतेरे देखे और मैं इन्फ्लुएंस के कारण मैं उनसे घृणा करता हूँ। परंतु आप ये बताइए, क्या आप एक व्यक्ति के मजाक उड़ाने को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मानेंगे? क्या आप अपने आप को एक पक्ष में निर्धारित कर रहे हैं कि मैं एक व्यक्ति जो वातक होता है, और या क्या बोलते हैं एक तार्किक व्यक्ति होता है। देखो गांधी जी को मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा था, गांधी जी जब वहाँ पे क्या बोलते हैं ये असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं, तो क्या बोलते हैं अंग्रेज सोचते हैं ये तो अपना बंदा निकला, ठीक है ना, ये तो शांति से बातें कर रहा है। बट उन्हें क्या पता थी कि गांधी जी कृष्ण जी की तरह थे कि मैं पांडवों की तरफ नहीं हूँ, मैं धर्म की तरफ हूँ। अतः कहने का अर्थ ये है केवल कि जिस समय जिधर धर्म होगा मैं वहाँ पलट जाऊँगा, और यही वास्तविकता है।
गांधी जी से बड़ा तार्किक व्यक्ति और तार्किक फिलोसोफर, लॉजिकल फिलोसोफर कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो किसी एक पक्ष की तरफ नहीं थे। जहाँ हिंदू गलत कर रहे थे वहाँ वो मुस्लिमों के पक्ष में, अगर मुस्लिम सही कर रहे थे तो मुस्लिमों के पक्ष पे खड़े हो जा रहे थे, और जहाँ मुस्लिम गलत कर रहे थे वहाँ हिंदुओं के पक्ष में, और जहाँ दोनों ही गलत कर रहे थे वहाँ अगर अंग्रेज़ों का पक्ष पड़ गया था तो अंग्रेज़ों के पक्ष में खड़े होते थे। वे कभी भी किसी एक पक्ष की तरफ नहीं रहते थे, वो निष्पक्ष रहते थे। और यही अहिंसा कहलाती है, कि अहिंसा यही है कि पहले आप चेतावनी दो कि देखो आप गलत कर रहे, आप अपने अंदर सुधार करें, परिवर्तन नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम नहीं है, सुधार परिवर्तन, वो सुधार है प्रकृति का नियम, क्योंकि प्रकृति कहीं ना कहीं सुधार चाहती है। वो तो बात अलग है कि बैलेंस पॉइंट बनाने के लिए सुधार के बाद गंदगी पनपने लगी जाती है समय के साथ साथ। क्यों? सुधार समय के साथ साथ धीरे 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 इम्परफेक्ट हो जाता है। एक सिस्टम जब चलते समय के साथ जंग लग जाता है, यही चीज़, उस जंग लगने को वापस साफ करने के लिए परिवर्तन अनिवार्य होता है। 3 चीज़, नियति, तंत्र और नीति। नीति मतलब कि मैं स्वयं एक सिमुलेशन हूँ। नियति ये प्रकृति खुद एक सिमुलेशन है, और तंत्र ये पूरा यूनिवर्स खुद एक सिमुलेशन है। हम अपनी जर्नी को कंपेयर करते रहे, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, इम्पेशेंस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस होता है। नेचर में सिखाता है जो ग्रो कर रहा है ना उससे टाइम लगेगा, और वो ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन इसमें क्या देता है, एवरी फेज हैज अ पर्पस। पतझड़ में पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, उसके बावजूद भी वो पेड़ मरता नहीं है, वो प्रिपेयर कर रहा होता है नेक्स्ट ग्रोथ के लिए। यही चीज़ मैं जब भी यूँ सोचता हूँ कि मेरी लाइफ इतनी वो है, डलिस्ट है, तो मैं यूँ सोचता हूँ कि हे भगवान मुझे मरने क्यों नहीं देता, क्योंकि रियलिटी में भगवान ने मुझे इसलिए इस टाइम पे इसलिए मुझे थोड़ा डिमोटिवेट करा है, इस टाइम पे मुझे इसलिए थोड़ा सेट करा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, बिकॉज वो मुझे प्रिपेयर कर रहा है नई चीज़ों के लिए। बट मैं वहाँ पे यूँ सोचता हूँ कि चलो अब चलने का टाइम आ चुका है, ठीक है, अपने लिए कुछ नहीं है तो करूँगा या मरूँगा। और मैं इस चक्कर में, और मैं मर इसलिए नहीं पाता क्योंकि भगवान ने सोच रखा प्रिपेयर का, गॉड ने सोच रखा प्रिपेयरिंग का, और मैं वहाँ पे यूँ सोच रहा हूँ कि चलो यहाँ से चलते हैं। तो थोड़ा मेरे को वहाँ पे फोर्स डाल के वहाँ रोका जाता है अगले मौसम के लिए। वैसे ही लाइफ में भी ऐसे ही फेज आते हैं, जब सब कुछ रुकता है तो लाइफ स्लो लगती है, हमें ब्रेकडाउन जैसा फील होता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वाबी साहब के अकॉर्डिंग ये ब्रेकडाउन नहीं है, ये प्रिपरेशन है, तैयारी है। हर फेज आपको शेप कर रहा है, याद रखना इस बात को। और यही तो मैंने कहा था एक्टिव माइंडसेट में कि एवरी टाइम आप चेंज होगे समय के साथ, धीरे धीरे धीरे। ये समय है क्या, यही तो चीज़ है कि बदल रहे हो तुम पल 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 पल, हर एक पल जब तुम बदल रहे हो तो ये जो बीता है यही तो समय है। और आने वाले समय में जो तुम बदलोगे पल पल वो। नदी कभी फाइट नहीं करती है रास्ते के साथ। जो नदी जब चल रही है रास्ते के साथ लड़ती थोड़ी है, वो फ्लो करती है, बहती है। अगर पत्थर आ रहा है तो वो उसके आजू बाजू से निकल जाएगी। लेकिन यही देख लो, मैं कभी कभार फोर्सफुली क्या बोलते हैं टेंस हो जाता हूँ, टेंशन में हो जाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, सोने के बाद वापस मैं फ्लो में होता हूँ, मतलब डोपामिन मेरा हाई हो जाता है, क्योंकि डोपामिन लो हो गया था। ये तो बैलेंस पॉइंट है कि मेरे पे एक एनर्जी भी है और साथ में मैं फ्लो भी कर रहा हूँ। वो एनर्जी क्या है, मेरे पे फोर्स है। फोर्स क्या है, किसी चीज़ की फोर्स नहीं है। मैं जब पढ़ाई करता हूँ तो मैं ऐसे पढ़ाई करता हूँ इंटेंसली जैसे मुझे किसी का एग्ज़ाम भरना हो, पर रियलिटी में मैं 12वीं छोड़ो वो व्यक्ति हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के क्या ही करूँगा। तो मैं फ्लो करता रहता हूँ इंटेंसिटी के साथ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और जब वो नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है। और ये चीज़ होती है कि मैं कुछ चीज़ें पहले बनाता हूँ, क्योंकि बिन गोल के बिन दिशा के आप कुछ फ्लो ही नहीं हो पाओगे, आप बिखर जाओगे, आप ख़त्म हो जाओगे। तो मैं पहले एक डायरेक्शन बनाता हूँ, डायरेक्शन फेल हो गई कोई दिक्कत नहीं, डिप्रेस होता हूँ, ठीक है, देन वापस प्रिपेयर हो जाता हूँ, नई चीज़ों के लिए फ्लो करने लग जाता हूँ। नेचर हमें सिखाता है फोर्स से ना रेजिस्टेंस आता है और फ्लो। और देख लो नेचर जो है, नेचर अलग चल रहा है, बट नेचर की क्वालिटी मुझ में है, इसलिए आई एम द फेवरेबल स्टूडेंट ऑफ नेचर। मैं युगों तक फेवरेबल स्टूडेंट रहा हूँ नेचर का। इसलिए नेचर मुझको सबसे ज़्यादा सिखाती है एवरी टाइम, इसलिए दुख भी मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा है। आप क्या सोचते हो कि ज़िंदगी में मैं सुख जीता हूँ? देखो सब कुछ पा रखा होगा, सभी चीज़ें मैंने पा रखी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने पा नहीं रखा होगा, बट सबसे ज़्यादा मैं सीखता हूँ, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा दुखी रहता हूँ। मैं एवरी टाइम एक लूप में फंसा रहता हूँ, मैं खुद के लूप में फंसा रहता हूँ। क्या खुद के लूप में फंसा रहता हूँ? मैं सिर्फ 2 ही लूप में फंसा रहता हूँ। एक लूप में ये, हाँ मैं जान गया हूँ मैं हूँ, और दूसरा हाँ मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। यही मेरा, मैं 2 ही चीज़ें मांगता रहूँगा जीवन भर, अंत तक मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें मांगता हूँ।
पहला मैं अपनी आइडेंटिटी मांगता हूँ कि मैं सिर्फ हूँ, ठीक है, कि मैं सब कुछ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं अलग हूँ सबसे चीज़ों से, मैं शांत हूँ, धैर्यवान हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरी पहचान क्या है कि मैं समस्त चीज़ हूँ। और दूसरी मैं आइडेंटिटी क्या मांगता हूँ, मुझे मृत्यु चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, बस यही चीज़ है, हु आई एम एंड हु आई एम नॉट, मुझे यही पता है, कौन नहीं हूँ मैं और कौन हूँ ये पता है मुझे, बस इन्हीं दो लूप से मैं फंसा रहता हूँ। और ऑलवेज आपने देखना परिवर्तन, ये सारी चीज़ें, यही चीज़ें मैं जानता रहता हूँ एवरी टाइम। कभी मैं जानता हूँ अपने बारे में, कभी मैं भूल जाता हूँ अपने बारे में। फ्लो से पीस आता है, शांति आती है। इसमें बहुत खूबसूरत बात कही गई है, नेचर ब्रिंग्स यू बैक टू योरसेल्फ, नेचर ब्रिंग्स यू बैक टू योरसेल्फ। जब आप नेचर के बीच होते हो, जैसे किसी पार्क में, पहाड़ों में, किसी बीच पर, खुले आसमान के नीचे, तब आप ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हैं, आपकी ब्रीदिंग शांत हो जाती है, शैलो ब्रीथ से डीप ब्रीथ अपने आप हो जाती है, थॉट्स स्लो हो जाते हैं, एक साइलेंस क्रिएट हो जाता है, और उस साइलेंस में आप अपने रियल सेल्फ को फील कर पाते हैं। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना कोई लग्जरी नहीं है, ये आज के युग में नेसेसिटी है, क्योंकि जब आप डिस्कनेक्टेड होते हो नेचर से, तब आप डिस्कनेक्टेड हो जाते हो अपनी सारी नेचुरल स्टेट से भी। आपकी नेचुरल स्टेट है काम, शांति, बैलेंस, पीस, अवेयरनेस, ये आपकी नेचुरल स्टेट है। तो नेचुरल स्टेट खुद से भी आती है, जरूरी नहीं कि आपको नेचर को देखना हो, आप आंखें बंद करके खुद से भी कर सकते हो। नेचुरल स्टेट खुद की देखो, दो ही स्टेट होती है, सोशल स्टेट और नेचुरल स्टेट, ठीक है, सोशल स्टेट होगी या नेचुरल स्टेट होगी। और चीज़ें बता रहा हूँ, अभी एक और वीडियो दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो, आपको ये आयरनी नहीं लगती कि अंग्रेज भारत को सपेरों का देश कहते थे, भारतीयों को अंधविश्वासी, ब्लैक मैजिक करने वाला समझते थे, लेकिन फिर भी देखो इस व्यक्ति की जो थोड़ी सी मानसिकता है तार्किक, बट ये थोड़ा इन्फ्लुएंस है। क्यों? व्यक्ति वेदांत पढ़ा हुआ है और व्यक्ति वेदांत को ही सब कुछ मानता है। यदि कई जगहों पर मैं इसमें सवाल उठाऊंगा तो हो सकता है कल को ये व्यक्ति, सपोज कर लो एज हम कल्पना कर लेते हैं, हम एक फिलोसोफर है कि ये व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं इन व्यक्ति से प्रश्न कह रहा हूँ, ठीक है आपके पास सब कुछ ठीक है, बट क्या सब कुछ भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया? यही मैंने जब चीज़ें बोल दी तो ये अपने आप को एक्सप्लेन करने लग जाएगी, क्योंकि इन्होंने वेदांत को ही सब कुछ मानते हैं। बट फिर भी हमें कंटेंट चुनना है, हमें तर्क लगाना है। देखो लॉजिक में एक जगह लॉजिक होगा, एक जगह लॉजिक नहीं होगा, बट हमें जो लॉजिक नहीं है उसके दो पहलू है। एक जगह जहाँ वो बात तो थोड़ी सही कह रहा होगा बट वो इन्फ्लुएंस में होगा, और एक जगह जहाँ उसको कुछ पता ही नहीं है, इनको पता है, ठीक है। देखो दो तरह के व्यक्ति होंगे, एक जो बीजेपी में जाएंगे और बीजेपी में कहेंगे मोदी ही हमारा भगवान है, मोदी ही हमारा सब कुछ है, ठीक है। तो वो तो बुढ़े लोग हैं, उनकी तो मानसिकता घास खाने चल चुकी है, अब वो ख़त्म होने वाले हैं। वो अपनी पीढ़ी को बस ऐसे ही चला रहे हैं कि ज़िंदगी चल रही है सुहानी और इसको हम चलते चलाना है जाने, ठीक है ना। तो वो तो अलग टाइप के व्यक्ति, हमें ऑब्जर्व उन्हें भी करना है ताकि उनसे देखकर हम देख सकें कि इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे नहीं करते और ब्रेन वॉश कैसे होता है। एक होता है थोड़ा तार्किक व्यक्ति, तार्किक व्यक्ति जैसे ध्रुव राठी, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, तो बीजेपी के सपोर्ट में नहीं, बीजेपी को कहता है ये रूल कर रही है, ये बेईमानी कर रही है, ये क्या बोलते हैं, जैसे एक वेस्टर्न कल्चर हो गया, एक प्राचीन कल्चर हो गया, तो प्राचीन कल्चर वाला उसको तो कुछ ही नहीं पता, ये यथास्थिति है। यथास्थिति मतलब कि हमें नहीं पता, ये सबसे बुरे हैं। क्यों? इनको तो वही चाहिए कि जो चल रहा है वही सही है, हमारा फ़ायदा तो सब कुछ फ़ायदा, ठीक है। ये वाला नहीं बनना। एक होते हैं क्या बोलते हैं वो तार्किक व्यक्ति, जैसे ध्रुव राठी, ये सोचेगा बीजेपी क्या है, आपको पागल बनाती है, बीजेपी आपके ऊपर रूल कर रही है। देखो पहले शुरुआत में तर्क बनेगा, पर धीरे 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 ये बीजेपी का क्या बन जाएगा, कट्टर शत्रु बन जाएगा। अब ये क्या होगा, हल्का सा भी अगर बीजेपी के नेता का मजाक उड़ेगा, वो मजाक एक तार्किक व्यक्ति नहीं उठाता, एक चेतन व्यक्ति नहीं उठाता, ठीक है। गांधी जी बनना चाहिए हमें, ठीक है। केवल अंबेडकर भी बनना बढ़िया नहीं। देखो अंबेडकर जी इसलिए थोड़े से वो हो गए इन्फ्लुएंस क्योंकि उनके संग घटनाएं बहुत बुरी हुई थी और ये प्रारंभिक है, इसलिए हमें अंबेडकर जी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें उनका ये नहीं करना चाहिए अपमान कि वो केवल दलितों के बारे में वो लिख कर, हाँ मानते हैं हम उसके बारे में, उनको अवैध मतलब कि थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं कि भाई वो व्यक्ति गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि वो केवल दलितों के पक्ष पे लिख गया,
क्योंकि उसके संग दलितों का भी था। अगर वही ब्राह्मण, पर उन्होंने इतनी चिंतन नहीं करी कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं थी, इतनी तर्क नहीं था कि यदि वो किसी ब्राह्मण के उगते, ब्राह्मण के यहाँ पे पैदा होते, तब वो कैसे पक्ष लेते, तब वो थोड़ा और विभिन्न पक्ष लेते। तो ये उन्होंने एक जन्म को ही संपूर्ण जीवन माना, तो वो भी गलत। पर उनकी हम पीढ़ी को देखकर, हम उनकी बीती हुई परिस्थितियों को देखकर समझ सकते हैं कि ठीक है, उनके संग बीती थी तो उन्होंने एक ही पक्ष को लेना निर्धारित करा कि इनके संग ज़्यादा अहिंसा हो रही है, ठीक है, तो दलितों का ज़्यादा पक्ष लिया। बट हमें दोनों से सीखना है, ठीक है। तो यही चीज़, ये अम्बेडकर जी, ये ध्रुव राठी, ये एक पक्ष हो गए। पक्ष के कैसे, ये कट्टर विरुद्ध बन गए, वो कट्टर शत्रु बन गए। शत्रु बनते 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 अब मान के चलो कोई चीज़ ऐसी है जो तार्किक नहीं है, उसको भी ये अपने कैटेगराइज का मानेंगे, रूढ़िवादी, ठीक है। अब ये दोनों जो है, ये दोनों हमें नहीं बनना, हमें बनना है प्योर तार्किक। प्योर तार्किक मतलब गांधी जी। हमें, हमारा एक ही नियम है, अहिंसा नहीं करनी, ठीक है। हमारा एक ही नियम है भगत सिंह वाला, जहाँ सही होगा वहाँ सही, जहाँ गलत होगा वहाँ गलत, ठीक है। हम केवल और केवल मानवता को नहीं देखेंगे, हम केवल और केवल हम प्रकृति को देखेंगे कि प्रकृति में चल क्या रहा है। हम देखेंगे कहाँ धर्म है कहाँ नहीं। हमें कृष्ण बनना है कि हमें ये चिंतन करना है कि भाई जहाँ धर्म होगा वहाँ हम होंगे। जिस भी बात पे, किसी भी तर्क पे, तर्क मतलब तर्क और सोच, जिस भी सोच पर क्या बोलते हैं सही होगी वो धर्म की तरफ होगी, वहाँ हम होंगे। और जहाँ वो सोच पलट जाएगी, बेशक व्यक्ति समान हो, और यदि सोच पलट गई तो हम भी पलट जाएंगे। तो ये पक्ष रखना है, ठीक है। ये पक्ष कौन से होते हैं, ये गांधी जी के पक्ष है। तो यहीं पर हमें समझना है। भी अपने स्वर्ग जैसे इंग्लैंड को छोड़कर हम जैसे गवारों के बीच क्यों रहते थे। एक बार एक कुत्ता एक तो ये जो व्यक्ति है ये बिल्कुल ध्रुव राठी की तरह ही है, मतलब कि एक पक्ष की तरफ और थोड़ा उसी का कल्चर मानने वाला व्यक्ति है। अगर इसी की तरह थोड़ा और कहें हम तो एक ये थोड़ा वैसे भी हो सकते थे कि वेदांत वगैरह सब कुछ पढ़े हुए हैं, ठीक है, बट फिर भी स्वामी विवेकानंद की तरह हो जाते कि देखो थे इंडियन भी बट वेस्टर्न कल्चर भी, दोनों मिलाते, और उनमें से जो बेहतर लगता वो सुधारक होता है वास्तविक रूप में। अगर आप अपने धर्म के 10 गुण बताकर अगर एक अवगुण को यूँ कह रहे हैं कि इसको छोड़ो, तो समझो आप सुधारक नहीं हो, आप वही एक कैटेगराइज में आ गए कि आप ब्रिलियंट तो हो बट आप उस इन्फ्लुएंस में हो। बट यदि आप यूँ कहोगे चलो ठीक है 10 गुण हैं, अभी जो एक अवगुण है, ये अवगुण हम किधर से सुधार सकते हैं। हमें अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना कि भाई हम एक चीज़ को गंदे देखकर हम अपना 10 गुण छोड़ दें, नहीं, हमें ये नहीं करना, हमें अपने धर्म को ही सुधार करना है। और यही चीज़ है, आप अगर भारत को देखो तो भारत में क्या हो रहा है, अधिकांश रूप में भारत के लोग बाहर चले जाते हैं जब काबिल बन जाते हैं। क्यों? यहाँ पे गंदगी है, यहाँ आपके संग अपमानजनक कार्य होते, यहाँ नेता वगैरह आपको कामयाब नहीं होने देते, ठीक है। बट हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भारत इन चीज़ों को ग्लैडिएटर में चढ़ाकर, इनकी बुड्डी कटवाकर और इनको ऐसे घुमवाए जैसे कि कुछ है कि ये डरे आज तक। क्योंकि नेतागिरी, देखो भारत में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, भारत के अंदर जनता बहुत है, जनसंख्या इतनी अत्यधिक है कि यदि अगर आप इतना भी और एक चीज़ यहाँ भारत में सबसे बड़ी गंदगी ये पनप की कि यहाँ लोकतंत्र पनप गया। लोकतंत्र जहाँ पनप जाता है वहाँ आप इन जैसे गंदे नेताओं को कभी भी ग्लैडिएटर के नीचे नहीं चढ़ा सकते इतनी आसानी से। तानाशाही में तो चढ़ा सकते हैं, तानाशाही में क्या होता है, क्रांति हो जाती है, क्रांति होने के बाद सुधार होने की आशंका रहती है। लोकतंत्र में आशंका ही वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में आप देखो, आप चाहोगे नेता बनोगे, ठीक है, आप देखो टीम एक अकेले की तो नहीं बन जाएगी, और आपके जैसे मान लो 10 भी मिल गए, पर टीम में चाहिए 100 लोग, आपको वो 100 लोग 10 को निपटा देगी। बना लो अपनी नई क्रांति। यही जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी है, ये लोकतंत्र में जो जनसंख्या है इतनी अत्यधिक है कि यहाँ पर एक राजा हो तो क्रांति हो जाए। ग्लैडिएटर में चढ़ा दो पॉलिटिशियंस को, सत्ता के भूखे लोड़ों को। परंतु जहाँ लोकतंत्र आ जाता है वो दीर्घकालिक रूप तक चलता है, वो धीरे धीरे समाप्त नहीं होता, वो समाप्त सिर्फ एक ही जड़ में होता है, खाली जाके जहाँ भारत के लोग मरने लग जाते हैं, अतः दीर्घकालिक रूप में उनकी मृत्यु होने लग जाती है। क्योंकि अगर गलत प्रणाली चलाओगे तो कहीं ना कहीं वो समाप्ति होगी। और ये चीज़ बेहतर ये क्या है, 2 ही काम करने यहाँ पे अब आवश्यक है। देखो भारत में सुधार होना तो इतना आसान है नहीं जो आप सोचो कि भारत में सुधार हो जाएगा। भारत में सुधार तभी होगा जब नई जो पीढ़ी है वो जागरूक हो।
तो पहला तो आप या तो जागरूकता बन जाओ, जागरूककार बन जाओ, इनडायरेक्ट बन जाओ, कभी भी राज्य करने की कल्पना करो ही मत। और ये मैं मानता हूँ सबसे बढ़िया प्रथम है, ठीक है। दूसरी चीज़, भारत में अगर आपको कुछ करना है, संविधान बदलने, ये सारी चीज़ बदलनी है, तो त्यागना पड़ेगा, भारत को भी त्यागना पड़ेगा। पहले अपने आप को इतना काबिल बनाना पड़ेगा, इतना संस्थापक बनाना पड़ेगा, इतना विचारक बनाना पड़ेगा कि दुनिया आपको जाने, दुनिया आपके कहे पीछे चले, तभी आप बदल सकते हो। तो चीज़, पहली चीज़ आपको भारत को तो छोड़ना पड़ेगा, बिन छोड़े तो काम नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़, आपको भारत के सुधारक बनना पड़ेगा। और यदि अगर आप इन दोनों से कोई भी पक्ष नहीं उठाते हो तो दो पक्ष हो रहे कि आप इस देश को छोड़ के चले जाओ, अपनी ज़िंदगी कहीं और बिता लो, तो आप कायर कहलाओगे। मैं क्योंकि कायर उसको कहता हूँ जो जिम्मेदारियों से भाग जाता अपनी। अगर मजबूरी थी तो वापस क्यों नहीं लौट के आया, और जो वापस लौट के नहीं आता तो उसकी प्रकृति भी उसको बार बार जन्म दिलाती रहती है। देखो, मैं मानता हूँ कि सक्सेस एक लाइफ में आपकी है, पर ये एक जीवन आपका संपूर्ण जीवन नहीं है। शीशे के महल में घुस गया। उस महल के अंदर जितनी भी दीवारें थी सब पर मिरर्स लगे हुए थे, तो कुत्ता जिस दीवार की तरफ देखता उसको वहां पर उसके ही जैसे सैकड़ों कुत्ते दिखते थे। वो जब भौंकता था तो सब भौंकते थे, वो जब पूंछ हिलाता था तो सब पूंछ हिलाते थे, और जब कुत्ता महल से बाहर निकला तो कुत्ते को ये सारी कहानियाँ होती है ताकि एक विचारक या एक फिलोसोफर या कोई भी चिंतन अपने चीज़ों को बेहतर रूप से समझा सके। लगने लगा कि उस महल में उसके जैसे ही बहुत ढेर सारे कुत्ते रहते हैं। ऐसे ही जब अंग्रेज भारत आए तो अपने साथ अपना अंधविश्वास लेकर आए, और इसीलिए जब वो भारतीयों से मिले तो उन्हें लगा भारतीय भी अंधविश्वासी होते हैं। ऐसा ही तो हर जगह होता है। अगर आप सच पूछें तो यूरोपियंस, विशेषकर अंग्रेजों से बड़ा अंधविश्वासी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन में कोई भी नहीं हुआ है। जब 5th-6th सेंचुरी में भारत में बीज गणित अपने एडवांस लेवल पर डेवलप हो रही थी तो यूरोप में मैथमेटिक्स की केवल एक किताब थी, बोएथियस की, और उस किताब में भी नंबर्स को मैजिक की तरह लिया जाता था। उस किताब में लिखा है कि मैथमेटिक्स का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, ये तो मैजिक है। और जब भारत में कैलकुलस डेवलप हो रही थी तो इनको नेगेटिव नंबर्स के बारे में नहीं पता था। लंदन का जो सबसे बेहतरीन प्रोफेसर था मैथमेटिक्स का, ऑगस्टस डी मॉर्गन, वो कहता है कि 0 से छोटी कोई वैल्यू असंभव है, उससे तो 10,000 गुना पॉसिबल है किसी चुड़ैल का होना। इनके प्रसिद्ध मैथमेटिशियन आयलर का कहना था कि -1 इन्फिनिटी से बड़ा होता है। एक से बढ़कर एक बेवकूफी भरे स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। ये भारतीयों को जज करते थे। खुद की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में इन्होंने 1920 में लगभग 1000 साल बाद किसी स्त्री को एजुकेशन के लिए अलाउ किया था, और ये भारत में स्त्रियों की शिक्षा के लिए लड़ते थे। खुद विच हंटिंग करते थे, हजारों महिलाओं का मर्डर कर दिया, खुद स्लेव ट्रेड करते थे, स्लेव पालते थे, और यहाँ भारत में आकर इनको सती प्रथा और शूद्र दिखते थे। क्योंकि जैसे कुत्ते को लगा था कि उसकी ही तरह सारे कुत्ते हैं, वैसे ही अंग्रेजों को लगा कि उनकी ही तरह सभी अंधविश्वासी हैं। जबकि भारत एक ऐसी भूमि रही है जो समय समय पर अंधविश्वास का विरोध करती रही है। फिर चाहे वो गौतम बुद्ध जी हों, आर्यभट्ट हों, आदि शंकराचार्य हों, या फिर आप लल्लाचार्य जी की पुस्तक शिष्यधि वृद्धि तंत्रम पढ़ें, आपको पता चलेगा कि जब भी समाज में कोई अंधविश्वास आता था तो गणित और विज्ञान के आचार्य उसका खंडन करते थे। चाहे वो राहु केतु का सूर्य को निगल जाना हो या फिर पृथ्वी का नाक पर टिके रहना हो, इन सब का साइंटिफिक खंडन होता था। तभी भारत भारत था, तभी अंग्रेज भारत को नीचा दिखाकर यहाँ पर बने रहना चाहते थे। साथियों, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम को बिल्ड करने वाले प्रोफेसर सीके राजू जी ने इस पर शोध किया है, दिखाया है कि अंग्रेज किस तरह से मैनिपुलेट करते थे, किस तरह से वो खुद सुपरस्टिशन में जीते थे और दूसरी सभ्यताओं को सुपरस्टिशियस बताते थे। मैंने उनके साथ अपने हाइपरक्वेस्ट यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट किया है, आप उसको अभी देखें, लिंक आपको नीचे कैप्शन में मिल जाएगी। यहाँ भी मैं एक चीज़ बता, एंड टू एंड व्यक्तित्व के चरित्र और बोलने के तरीके से आप समझ गए होंगे, ये भी इन्फ्लुएंस है। एक पक्ष की तरफ ज़्यादा पत्ती थे। मैं मानता हूँ कि वो उन्होंने मैनिपुलेशंस करी, मैं मानता हूँ कि उनके अंदर ऐसे क्या बोलते हैं, उन्होंने हमारी चीज़ें चुराई, बट चुराई तो उन्होंने अपना विकास। अगर कोई चीज़ आपसे ज्ञान लेकर कोई शिष्य उसको बेहतर बना लेता है तो उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको वो बनाना चाहिए, मान लेना चाहिए। और यही हमारे भारत की मान्यता है कि हम कुछ भी बनाते हैं और हमारा शिष्य अगर हमसे कुछ चुरा भी लेता है ना और अपने नाम से लगा देता है तो हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि हम दान भी रहे। पहली बात तो ठीक है, हम दान करने से कभी पीछे नहीं हटते और हम नई चीज़ें बना लेते हैं। यही तो कारण है कि मैं जब बोलता हूँ तो मैं इतना वो क्यों नहीं हूँ। एक निरंतर व्यक्ति कभी भी देखो, एक सामान्य व्यक्ति, एक राजस्वी व्यक्ति या एक क्या बोलते हैं जो मानव होता है, वो हमेशा सोचता है मैं तो क्या बोलते हैं सब कुछ अपने पास रखूँगा। वो निरंतर क्यों नहीं होता, वो भगवान क्यों नहीं होता, वो ईश्वर क्यों नहीं होता, वो परम देवता क्यों नहीं होता, वो परमेश्वर क्यों नहीं होता।
वो इसलिए परमेश्वर नहीं हो पाता क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे ले लो जो लेना है, मेरी जान चाहिए, जान ले लो। क्या तुम खुश हो? पर एक सामान्य व्यक्ति कहता है ये जीवन मेरा है, मैं दूसरों से सब कुछ ले लूँगा, मैं भर दूँगा अपने अंदर, और लालच, ये सारी भावना उसके अंदर प्रकट होने लग जाती है, तो उसे मानवीय बना देती है। पर एक ईश्वर देव, वो हमेशा जानता है मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, मैं कभी भी, मेरे को ताकत है ना, मान लो मैं अपना ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं नया ज्ञान बनाने की ताकत रखता हूँ ना। नेचर की तरह इम्परफेक्ट हूँ ना, नेचर भी तो ऐसी है, प्रकृति भी तो आपकी ऐसी है। प्रकृति आपको हर पल एक चीज़ सिखाती है, अपनी चीज़ें देती है, और आप क्या कहते हो, हम प्रकृति की चीज़ लेते रहेंगे, फिर भी प्रकृति नई से नई चीज़ें लाती रहती है। क्यों? उसके अंदर वो एलिमेंट, वो ईश्वर ने, वो गॉड ने वो एलिमेंट जनरेट कर दिया। जैसे अगर मैं अपना ज्ञान सबको दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मैं नए समय में नया ज्ञान उत्पादित कर लूँगा। और यही चीज़ है कि मैं एक जगह आपको यूँ कहता हूँ कि आपको नारायणी सेना चाहिए, मतलब मेरी रणनीतियाँ चाहिए, या आपको केवल मैं चाहिए, केवल मैं, अर्थात केवल मैं। तो ये यदि अगर आपने नारायणी सेना देखी तो अधिकांश व्यक्ति नारायणी सेना ही चुनेगा। अगर मैं एक पल का समय दूँ तो आप यूँ कहोगे कि हमें आप चाहिए, पर अगर मैं आपको 2 दिन का समय दे दूँ तो आप मुझे कहोगे कि हमें नारायणी सेना ही चाहिए। और दुर्योधन कोई बेवकूफ़ नहीं था, वो इसी तरीके का व्यक्तित्व था। और वास्तविक में आप हमें नहीं पहचान सकते क्योंकि हमारी माया है, कोई आम मायाएँ नहीं है, काल मायाएँ चलती है, काल नियतियाँ चलती हैं, जो कि सामान्य व्यक्ति क्या, देवों के देव, ईश्वर तक भी नहीं पहचान सकते कि हम चला रहे हैं। इसलिए हमारी जो इच्छा होगी, मैंने कहा ना कि विधाता कहता है आत्मा को खुद लिख लो अपनी नीतियाँ, पर आत्मा इतनी पवित्र होती है कि वो अपना जीवन खुद लिखती है, परंतु अंतर ही अंतर लिखा कौन रहा होता है, जो उनके मन में सोच पनपेगी वो भी हम ही सोचते हैं। विधाता आपके कितने हैं? 3 विधाता है आपके। देखो मैंने कहा था 4 रूप है, पर 4 रूप से मैं एक ही रूप का बता रहा हूँ, विधाता का। विधाता के 3 रूप है, 3 रूप कौन से? एक विधाता होगा जो आपकी चीज़ें रचेगा, सोच। एक विधाता होगा जो क्या बोलते हैं, कल्पना करेगा। एक विधाता होगा जो आपका विनाश करेगा, जो आपका अंत लिखेगा। ये 3 विधाता होते हैं। शिव भी विधाता है, ब्रह्मा भी विधाता है, और नारायण विष्णु भी विधाता है। बिकॉज आपका अंत कौन लिखेगा? शिव लिखेंगे। और आपकी कल्पना कौन करेंगे? ब्रह्मा करेंगे। पर आपकी सोच, आपका चिंतन, आपका मन करेगा, यानी विष्णु। ये 3 विधाता है। और नाथ कितने हैं आपके? नाथ आपके 2 है, एक आपको चलाने वाला और एक आपका जीवन और मृत्यु का अंत करने वाला, पलायन करने वाला। और फिर स्वयं और अहम कौन है? सॉरी, रचयिता और रचयिता और कर्ता कौन है? ये आपके प्रारंभिक रूप है, ये जो जीवन में चलते रहते हैं। इनके कोई रूप नहीं है, ये अपने आप में अनंत रूप है। बाकी विधाता के 3 रूप है, नाथ के 2 रूप है। देखो मृत्यु कभी भी अंत नहीं होता, मृत्यु पलायन होता है, मतलब मृत्यु आपको चला ही रहा है एक जन्म से दूसरे जन्म पे। तो नाथ आपको ये कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, टेलीपोर्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। कैसे कर रहा है? वो आपके शरीर का नाश करके आपको दूसरे जन्म में या दूसरी शरीर को प्रावधान करा रहा है। और जब आपके जीवन का अंत कर रहा है, तो जीवन का अंत करने का मतलब यह है वे आपकी सारी चीज़ें अपने अंदर समा ले रहा है। जैसे कहते हैं ना, परमेश्वर में समा गए, परमेश्वर में नहीं समा गए, वो आपका हत्या कर दे रहा है प्रारंभिक रूप में, जैसे नामिक रूप में हम क्या कहते हैं। तो नाथ 2 है और 3 विधाता के रूप है। बाकी विधाता एक ही है, 3 रूपों में है क्योंकि 3 क्रियाएँ हैं। ऐसी नाथ एक ही है पर 2 रूपों में है क्योंकि 2 क्रियाएँ हैं। और रचयिता और कर्ता ये अनंत रूपों में, क्योंकि इनकी अनंत क्रियाएँ हैं। कभी कोई चीज़ रचती है तो करती है, फिर करता और फिर रचयिता, रचता करता, मतलब कि पालनहार जिसे कहते हैं। क्योंकि पालनहार आपको क्रिएट भी करता है और ऑपरेट भी करता है। डिस्ट्रॉय नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ क्रिएट होती है वो ऑटोमेटिकली अपने आप में उसकी एक तय सीमा होती है, और जो चीज़ ऑपरेट होती है तो समझो एंड होगी कहीं ना कहीं।
बंद होगी, यही उसका डिस्ट्रॉयसन कहलाता है। तो क्रिएट एंड ऑपरेट ही होता है, डिस्ट्रक्शन आपकी कोई चीज़ ही नहीं है पहली बात तो। बस हम कह देते हैं